हैं आप सब। आज करेंगे अपन लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 13 संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम। 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं लक्ष्मीकांत के अपने एमसीक्यू के साथ 50 एमसीक्यू। ये चैप्टर भी करेंगे अपन समराइज तरीके से करेंगे और बाद में लगाएंगे 50 एमसीक्यू ताकि आपको एनालिसिस हो सके कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने एमसीक्यू के साथ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है और 2 बार मैंने प्री दिया है और पीसीएस प्री मैंने क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस नहीं दिया उसका। अब वापस से फिर रनिंग में है प्रिपरेशन। आप लोग जो भी वनडे एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे जुड़िए, प्लेटफॉर्म पे आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बड़ी कोचिंग्स के पीछे भगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत। आप सेल्फ स्टडी करो प्लीज़, और जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज़, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होना चाहिए, स्टडी टेबल पे। तभी आपको पता लग पाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है आपसे, और एग्ज़ाम जो आपका टारगेट है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, तो अंधाधुंध मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपनी फैमिली से दूर पढ़े हैं जाके पढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए कुछ गोल्स लेके। तो वो गोल्स आप तभी अचीव होगा जब आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ो। थोड़ा स्मार्ट तो बनो यार, चैट जीपीटी का ज़माना है तो थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। तो वैसे ही कितना आपको पता है ना कि कितना हर चीज़ कितनी सुपर लेवल पे पहुंच गई है, तो थोड़ा स्मार्टली स्टडी में भी थोड़ा तो आपको कुछ नया ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट में जो टीचिंग है इसमें मैंने इसीलिए स्टार्ट की है ताकि कंटेंट को लेके और आपको कैसे पढ़ना है उसके कुछ टिप्स ट्रिक्स मैं टाइम टाइम पे लाती रहती हूँ। तो आपको कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। आप चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर अपनी डेली आती है शॉर्ट्स में, उसमें 10 एमसीक्यू होते हैं डेली के, द हिंदू न्यूज़पेपर बेस ही होता है वो। आप वो एमसीक्यू लगाओ, जो भी घर में आपके न्यूज़पेपर आ रहा है उसको कंटिन्यू पढ़ो। क्योंकि मैं समझती हूँ एक मिडिल क्लास आदमी अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक जागरण ये न्यूज़पेपर आए। वो वाला करंट अफेयर में आपका शॉर्ट्स में हो जाएगा और मंथली में करवा दूँगी करंट अफेयर। प्लस आप जो पढ़ रहे हो करंट अफेयर में मैगजीन पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आप उसको कंटिन्यू रखो, रिविज़न करो बार बार में। ठीक है, पढ़ते तो बहुत कुछ है आप, मैं भी बहुत पहले मैंने भी चीज़ गलतियाँ करी है, तो आप वो गलती मत करो। रिवीजन पे फोकस करो, आप कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होगा। परिचय मतलब इसका सबसे पहले बस हम ये देखेंगे कि संघीय सरकार क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, फिर एकात्मक सरकार क्या होती है, इसकी विशेषता, फिर संघीय सरकार की आलोचना है, फिर उसके बाद में 50 एमसीक्यू। 25 मिनट की क्लास है, 20 से 25 मिनट की क्लास अभी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना इसका, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर नहीं होता है ऐसा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक जातियाँ, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियाँ हैं। ऐसे विविध देश को एकता में बांधने के लिए एक ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी जो एकता भी बनाए रखे और विविधता का सम्मान भी करे। इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये क्यों अपनाया गया, एक क्वेश्चन बनता है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों अपनाया। क्योंकि भारत में देखो विभिन्न तरह के धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते हैं, तो उनको एकता में बांध सके, सबको एक साथ लेके चल सके, देश में एकता बनी रहे, इसलिए संघीय व्यवस्था अपनाया गया था। अब संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है, तो संघीय व्यवस्था वह होती है जिसमें शासन की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि संघीय सरकार होती क्या है, तो राज्य और केंद्र में शक्तियाँ बटी होती है, किसी एक के पास शक्तियाँ संगठित नहीं होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र तो होती है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है डायरेक्टली। उदाहरण है जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अब ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि कहाँ कहाँ संघीय शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, और जो अपन ने इंडिया में जो सशक्त केंद्र अपनाया है ना अपन ने, क्योंकि केंद्र में नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी शक्तियाँ अपन देखते हैं कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, तो अपने कनाडा मॉडल का अनुसरण किया है भारत ने, तब जाके उसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भारत में अपन ने पहले जो पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं कि भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम है। ठीक है,
भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को एकात्मक प्रवृत्ति वाली संघीय व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि केंद्र को मजबूत बनाया है ना, इसलिए क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इसका अर्थ है संविधान में संघीय ढांचा है परंतु केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? तो दोहरी शासन प्रणाली, ड्यूल पॉलिटी, केंद्र और राज्य दोनों का पृथक शासन ढांचा, केंद्र राष्ट्रीय विषयों पर कानून बनाता है, राज्य राज्य विषय पर कानून बनाता है। ठीक है। लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत का संविधान एक लिखित और लिखित दस्तावेज है जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है प्रेजेंट में। ये दोनों इस तरह की सरकारों की शक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है। संविधान से ही शक्तियाँ अर्जित करते हैं केंद्र और राज्य। संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध होगा तो वो कानून नहीं माना जाएगा। उसको न्यायपालिका उसका न्याय पुनरावलोकन करके या उसको न्यायिक परीक्षण करके उसको रद्द कर सकती है, हटा सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं होगा। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है। शक्तियों का विभाजन, तो डिवीजन ऑफ पावर्स। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियाँ 3 सूचियों में बांटी गई है। संघ सूची में 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा के विषय। और राज्य लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। समवर्ती सूची, कॉन्स्टिट्यूशंस लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची 52 विषय है इसमें, जैसे शिक्षा, विवाह, अपराध। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटा गया है भारत की शक्तियों को और इनके कार्य करने के तरीकों को। और ये सूचियाँ भी अपने आने वाले चैप्टर्स में अलग से दे रखा है। ठीक है। कंक्रीट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, तो उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपनी संघीय व्यवस्था है तो उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। लिखित और कठोर संविधान, ये 5वीं विशेषताएं। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है, विशेषकर संघीय ढांचे से संबंधित। संशोधन में केंद्र एवं राज्य दोनों की सहमति चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है। ये भी संघीय व्यवस्था की विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण है। ये क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में, यूपीएससी में, कि संविधान का संरक्षण गार्जियंस कौन है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था संसद, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय वहाँ अलग अलग दे रखा था, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। ठीक है। दोनों में जब विवाद होता है तो वो न्यायपालिका के पास ही जाते हैं। भारतीय अब ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं देख ली अपन ने। अब है भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां। मतलब संघीय शासन तो है, एक तरफ तो बोलता है कि हाँ राज्य और केंद्र को दोनों शक्तियां दी गई और संविधान से दोनों शक्तियां अर्जित करते हैं। और कानून जो नियम बनाने थे उनके तरीके भी अलग है दोनों के। दोनों अपने अपने क्षेत्र में शासन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भारत में एकात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है। संघवाद की तो यूनिटरी फीचर्स ये क्या क्या है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं जो इसको एकात्मक बनाते हैं, वो इस प्रकार है। केंद्र की प्रधानता। ठीक है। केंद्र सूची के विषय अधिक है और महत्वपूर्ण है। ठीक है। केंद्र सूची के विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए गए, क्योंकि जो मोस्टली होते हैं वो तो केंद्र को दे दिए गए। समवर्ती सूची में भी टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। ये अपन देखेंगे बाद में जब कंकरी लिस्ट बारे में और इनकी जो सूचियों का अलग से चैप्टर दे रखा है लक्ष्मीकांत के, तब मैं बताऊंगी आपको कि वहाँ पे समवर्ती सूची में क्या क्या विषय है और कौन कौन से विषय पे अगर कोई टकराव हो जाता है तो वहाँ पे केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। राज्यों का कोई स्थायी संविधान नहीं है। ठीक है। एक ही संविधान है भारत में। अमेरिका के राज्यों की तरह भारत के राज्यों का अलग संविधान नहीं है, सिवाय जम्मू कश्मीर के, जो भी अब समाप्त हो गया ना, 370 बैठ गया अब राष्ट्रपति आदेश से, तो वो भी नहीं है अब। आपातकाल में एकात्मकता। आपातकाल घोषित होने पर केंद्र राज्यों की शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो केंद्र ही शक्तिशाली बन जाता है, राज्य बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं वहाँ पे। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। जो राज्यपाल नियुक्त होता है ना, गवर्नर राज्य में, तो वो भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है एक तरह से। ठीक है। क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्रीकरण। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का अंतिम निर्णय केंद्र की संस्था सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। तो अब ये चीज़ें थी, इसमें 5 पॉइंट्स थे कि केंद्र एकात्मक प्रवृत्ति क्यों है। तो अपन ने देखा केंद्र की प्रधानता, राज्यों का कोई स्थायी संविधान नहीं, आपातकाल में एकात्मकता, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय का केंद्रीकरण। ठीक है। ये है एकात्मकता की विशेषताएं। भारत का संघवाद किस प्रकार का है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में बताया है,
भारत एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन यह अमेरिका की तरह पूर्णतः संघीय नहीं है, बल्कि संघीय और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। ठीक है, मिक्सर है दोनों का भारत में, संघीय और एकात्मक दोनों। आपको जब कभी मिल जाए ना पूर्णतः संघीय, कंप्लीटली संघीय शासन है, फेडरल है, तो वो गलत होगा। कंप्लीटली फेडरल नहीं है भारत में, ठीक है, पूर्णतः नहीं है, बल्कि ये क्वासी फेडरल है। ठीक है, संघीय और एकात्मक दोनों का मिश्रण, मिक्सर बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल या कोऑपरेटिव फेडरेशन, सहकारी संघवाद। ठीक है, ये दोनों वर्ड होंगे तो सही होगा वहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब सहकारी संघवाद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय विकास और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगी। अब जैसे नीति आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका भी अलग से चैप्टर दे रखा है आगे, तो वो भी अपन पढ़ेंगे विस्तार से। प्रतिस्पर्धा संघवाद, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म किसको बोलेंगे? यह विचार है कि राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें ताकि वे निवेश, विकास और प्रशासनिक सुधार में आगे रहे। ठीक है, दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन अच्छा करता है, तो उससे क्या दोनों को प्रॉफिट होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग, राज्यों की नीति सुधार रेस। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल्स है। संघीय विवादों के समाधान हेतु प्रावधान कहाँ कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुडिशियक्शंस प्राप्त है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं ये। जब अपन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बताएंगे कि मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र क्या है, तो वो भी देखेंगे अपन विस्तार से। 131 में इसका विवरण दिया गया है, अगर संघ में और राज्य में कोई विवाद होता है तो राज्य और केंद्र में, तो विवाद का निपटारा कौन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 262 में जल विवाद के निपटारे के लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अब आपके लिए जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, समरी ऑफ एग्जाम्स। तो अब संविधान का स्वरूप क्या है? भारत में संघीय है, परंतु केंद्र की प्रधानता, शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य समवर्ती। ये ब्रीफ आ गया चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का। ठीक है, संघीय ढांचा अनुच्छेद 1 से 395, मतलब 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, आज तो 400 से ज़्यादा हो गए। संघवाद का प्रकार, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद बोल सकते हैं। संघीय विवाद अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जल विवाद 262, उसमें क्या नाम से संसद कानून बनाएगी। संघ की सूची 7वीं अनुसूची, प्रथम सूची। ठीक है, संघ सूची में। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं, नीति आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, अब आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अपन अब करेंगे 50 एमसीक्यू। इसके 50 एमसीक्यू के बाद में ये चैप्टर आपको डेफिनेटली 80% याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लोगे तो आपको चैप्टर 100% याद हो जाएगा। फिर संघीय व्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एमसीक्यू करते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करता है? तो एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, परिसंघात्मक। तो राइट आंसर है अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल। भारत के संविधान की संघीय विशेषता किससे स्पष्ट होती है? तो किससे स्पष्ट होती है? तो शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, संघीय विशेषता पता होना चाहिए आपको क्या क्या दे रखा है उसमें। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय संसद, न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति। तो शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये संघीय विशेषता को स्पष्ट करता है। शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 7 में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कितने विषय शामिल है? तो संघ सूची में 100 विषय हैं, जैसा भी ऊपर देखा अपन ने। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो 61 में 61 विषय है राज्य सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। 100 विषय तो केंद्र के पास है, 66 विषय राज्य सूची में है और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था की मूल प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। ठीक है, संघीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय विवादों से संबंधित है? अनुच्छेद 131। जल विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 262, जिसमें संसद कानून बना सकती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी संघवाद है ना, ये केंद्र राज्यों के सहयोग से शासन, सहकारी संघवाद बोलेंगे इसको। फिर कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का अर्थ है केंद्र और राज्यों में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, नीति आयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो सहकारी संघवाद का उदाहरण है। भारत का संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? तो संविधान को सर्वोच्च मानता है।
ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है। संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य। भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, पूर्णतः ना तो कठोर है ना पूर्णतः लचीला है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही ऑप्शन क्यों पढ़ रही हूँ 4 में से आंसर का, क्योंकि मुझे क्लास 20 से 25 मिनट में करवानी होती है। आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको वैसे ही मैं जब बार बार मैं खुद रिपीट कर रही हूँ उस चीज़, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 50 MCQ में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा उसमें। ठीक है, और चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्लास की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है। किस देश का संघीय ढांचा भारत सरकार के सबसे निकट है? तो कनाडा। कनाडा से तो लिया है अपन ने, तभी तो केंद्र सशक्त है। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान संबंधी विवादों को कौन सुलझाता है? तो वित्त आयोग। ठीक है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ दिया होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वित्त आयोग करेगा। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ नहीं। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में, जब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, आपातकाल के समय भारत की संघीय व्यवस्था कैसी हो जाती है? तो पूर्णतः एकात्मक हो जाती है। केंद्र बिल्कुल शक्तिशाली हो जाता है और राज्य के पास कोई शक्ति नहीं रहती है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब ये व्यवस्था भी लागू हो गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, प्रधानमंत्री कर देते हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति करता है। भारत के संघीय ढांचे में राज्यों का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो संविधान पर। ठीक है, संघीय व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय हेतु कौन सी परिषद गठित है? अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 263। आर्टिकल्स भी याद रखने हैं आपको। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था क्यों चुनी? विविधता और विशालता के कारण। अपने चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, तभी मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन भी बनता है, और बन ही गया। भारत का संविधान संघीय है लेकिन एकात्म प्रवृत्ति वाला, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है? केंद्र प्रधान है भारत। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो शक्ति संतुलन। ठीक है, किस सूची में शिक्षा विषय आता है? तो समवर्ती सूची में। जब सूचियाँ पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी केंद्र सूची में कौन से विषय शामिल है, राज्य सूची में कौन से और समवर्ती सूची में कौन से हैं। संघीय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है? विवादों का निपटारा। भारतीय संविधान किस प्रकार का संघीय ढांचा प्रस्तुत करता है? तो सहकारी संघवाद, क्वासी फेडरल। ठीक है, भारत का संघ कितने तत्वों से बना है? केंद्र और राज्य। संघीय विवादों में अंतिम निर्णय कौन देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जीएसटी परिषद किस प्रकार के संघवाद का उदाहरण है? तो सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव से फेडरलिज्म। आपातकाल के दौरान राज्य सूची की शक्तियाँ किसके पास चली जाती है? तो संसद के पास। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। भारतीय संघवाद को क्वासी फेडरल किसने कहा? केसी वीर ने। भारत संघवाद को क्वासी फेडरल कहा था इन्होंने, केसी वीर ने। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान ही सर्वोच्च है। संघीय शासन में प्रत्येक स्तर की सरकार स्वतंत्र होती है। केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दोनों शक्तियों का सोर्स कौन है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? तो लिखित दस्तावेज है भारत में। ठीक है, ये भी एक संघीय विशेषता ये है। कौन सा संघीय वित्तीय संबंधों से जुड़ा है? तो वित्त आयोग। संघ और राज्य के बीच विवाद में कौन सा निकाय निर्णय देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संघीय ढांचा किस आधार पर निर्मित है? भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं देखते हुए ही भारत में संघीय ढांचा अपनाया गया। संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होते हैं? तो समन्वित संबंध, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर अंतिम व्याख्या किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की। संघीय ढांचे में आर्थिक संघवाद का अर्थ क्या है? आर्थिक संसाधनों का बंटवारा। कौन सा संघीय निकाय राज्यों के हित की रक्षा करता है? तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा करती है। संघीय व्यवस्था में शक्ति किसके बीच बांटी जाती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच। 50 MCQ प्लस चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, मुझे पता है। मैं 20 से 25 मिनट में आपको डेली इतनी ही होती है अपनी क्लास। आप डेली क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो PYQ क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लगाइए। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन, कहीं आप UPSC कर रहे हो या UPPCS की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको जब PYQ क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपना मटेरियल कितना अच्छा है, कंटेंट कितना क्लीन एंड, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड पता चल जाएगा कि कंटेंट रिलेटिव है कि नहीं है। रिलेटिव नहीं हो, आपको लगे कि नहीं इसमें से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप चैनल को
आना चैनल पे और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो कुछ तो आके एक्सप्लेनेशन दिया। और अगर कंटेंट रिलेटिव है तो आप चैनल, आपका ये कर्तव्य है, आपके थ्रू यही फीस है मेरे लिए, आप चैनल को शेयर करोगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एंड हाइप ऑप्शन आता है तो हाइप पे प्लीज़ क्लिक करिए 3 बार, ठीक है। तो अपना जो कंटेंट है वो ऐसे स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, जो टेस्ट सीरीजों के पीछे भागते रहते हैं। आप कोई कुछ भी पढ़ो उसके MCQs या उसके जो क्वेश्चंस करो उसके, तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये माइंड का एक ब्रीफ होता है, एक रूल होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन मार्क में कोई चीज़ देखते हो ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके माइंड के लिए, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़े, आपने 50 MCQ लगा लिए, तो डेफिनेट है कि आपको कंप्लीट चैप्टर याद हो चुका है, ठीक है। देखने वॉचिंग्स और क्या नाम से कीप वॉचिंग, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हो, आने वाले वीडियोज़ भी देखना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।